हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए महत्वपूर्ण जीको का सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से क्या है। पहला प्रश्न हमारा आ गया है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है फिरोज शाह तुगलक के, बी है बाबर के, या सी है अकबर के, या फिर डी है बलबन के। तो इनमें से जो राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे वो किसके थे? तो बाबर के थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। अब इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। चूँकि विजयनगर साम्राज्य की बात आई है तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य, ये आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है, लिख लेना है कि क्या और पूछ सकता है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। जब आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी तो ध्यान रखिएगा 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। और अगर इसका स्थापना पूछा गया है तो साथ ही साथ ये भी पूछ सकता है कि स्थापना किसने किया था, तो ये भी पूछा जाता है। इसको भी नोट डाउन करेंगे कि हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? तो हरिहर एवं बुक्का ने। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वहीं बात करें, जब बाबर की बात आई है तो बाबर आपको हम फुल डिटेल के साथ पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन जब बात आई है तो कुछ पॉइंट उससे भी जान लेंगे। हालांकि बाबर ने एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि बाबर का आत्मकथा क्या था? आत्मकथा तजुके ए बाबरी, ये भी पूछा गया है। तजुके ए बाबरी में क्या क्या था? इसमें आपको ये पॉइंट ऐड ऑन करना है कि आत्मकथा जो तजुके ए बाबरी था उसमें बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का क्या बताया था? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। तो आपसे इसी तरह प्रश्न पूछ सकता है कि आत्मकथा जो था, पहले तो कौन आत्मकथा था? तो तजुके बाबरी, उसमें कृष्णदेव राय के बारे में क्या कहा था? तो ये आप ध्यान रख ले सकते हैं। वहीं कृष्णदेव राय की बात करेंगे तो ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक में थे। और ये किस वंश से संबंधित थे ये भी पूछा जाता है। तो ये तुलुब वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो तुलुब वंश से संबंधित थे कृष्णदेव राय। वहीं काफ़ी बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तो ध्यान रखिएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। और काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न भी है। जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, एक एक लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। आ गया है हमारा दूसरा प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो देख लेते हैं, सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, या फिर पुलिस प्रशासन में सुधार से, या फिर डी ऑप्शन है संवैधानिक सुधार से। तो जब बात आई है किसकी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, जो कि संबंधित था संवैधानिक सुधार से। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं बात करें किसको और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी
जाना जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आप एक पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा यानी 1919 के द्वारा अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में, किसमें, प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को क्या किया गया था, लागू किया गया था। किसमें, 1919 का भारत शासन अधिनियम में। और ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, साथ ही साथ नोट डाउन कर लेंगे और ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि द्वैध शासन पद्धति को क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ही 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत ही क्या हुआ था, भारत में एक लोक सेवा, इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत के एक लोक सेवा आयोग के गठन का क्या हुआ था, प्रावधान किया था। और क्या हुआ था, तथा भारत सचिव को, किसको, तो भारत सचिव को भारत में, देखिए किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, भारत में महालेखा परीक्षक का क्या हुआ था, नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। और 1919 का जो वर्ष है यह ऐसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1919 में ही रॉलेट एक्ट आपको ध्यान ही होगा, साथ ही साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी वर्ष से संबंधित है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ जाएंगे आज के तीसरे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। और जीके जीएस के सारे विषय के प्रश्न इसमें डाले जाते हैं और आपका बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कंटिन्यू क्लास चल रहा है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा। जैव उर्वरक कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है कि जैव उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन ए है एजोस्पिरिलम, बी है सुपर फॉस्फेट, यूरिया है सी में, और डी में क्या है, कंपोस्ट। तो इनमें से जो जैव उर्वरक हो जाएगा, और ये सब सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और पूछेगा जरूर, आपको दिखेगा प्रश्न यहाँ से, तो ये हो जाएगा एजोस्पिरिलम। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर जैव उर्वरक की बात कर ले तो एजोस्पिरिलम तो एक ध्यान रखिएगा ही, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जैव उर्वरक में क्या क्या हो जाएगा। एक ध्यान रख सकते हैं राइजोबियम, क्या हो जाएगा, राइजोबियम भी पूछा जाता है। एजोबैक्टर, ये सब क्या हैं, प्रमुख जैव उर्वरक में आते हैं और प्रश्न इसी से घुमा फिरा के आपसे पूछता रहता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना। वहीं राइजोबियम की अगर बात करें तो खास करके किसमें, दलहनी पौधे में ये भी पूछा जाता है। जो पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, वो सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा। दलहनी पौधे की जड़ों में गांठ के रूप में क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन। तो ये काफ़ी बार इससे ये प्रश्न पूछा गया है कि पौधों की, ये जो जैव उर्वरक है राइजोबियम, तो ये क्या करता है, पौधों की जड़ों में, किसमें, पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में, किस रूप में, तो गांठ के रूप में वायुमंडलीय, एक एक पॉइंट आपके लिए लिखा जा रहा है ताकि आप भी नोट डाउन करते हुए चलें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, नाइट्रेट में परिवर्तन। ये प्रश्न मोस्ट रिपीटेड में से एक है जी, ये पॉइंट आपको लिखाया गया है। दलहनी पौधे कहने का मतलब जैसे कि हो गया चना, मटर, सोयाबीन, ये सब किस में आ जाएगा, दलहनी पौधा में आ जाएगा, ठीक है।
और ये जो एजोबैक्टर की अगर बात आई तो एजोबैक्टर का अगर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एजोबैक्टर में, इसमें हो जाएगा गैर दलहनी पादप, गैर दलहनी पादप। जैसे कि क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे तो कपास हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये सब किसके अंतर्गत, एजोबैक्टर पौधा जिसमें उपयोग होता है, एजोबैक्टर जैव उर्वरक। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। देखेंगे हमारा चौथा नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। बताइए, कोशिका आपको इतना डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी करवाया गया है, तो इसमें तो गलती होना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी है शुतुरमुर्ग का अंडा, सी है माइकोप्लाज्मा और डी है यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमसे सबसे बड़ी पूछा गया है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, जो कि आपको पढ़ाया भी गया है। वही जब बात आई है कोशिका की, तो आपको पता है कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 में। किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। वही कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का खोज तो पता है, लेकिन कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था स्लाइडन एवं स्वांग ने। किसने, तो स्लाइडन एवं स्वांग ने। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर बड़ी कोशिका जान गए तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका, हमसे यहाँ बड़ी पूछा गया था, लेकिन साथ ही साथ छोटी को भी ध्यान रख लेना है। कोशिका जहाँ तक रही दो प्रकार की, एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका। आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक की अगर बात आएगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इसमें क्या क्या होता है कि जो केंद्रक कला ये सब क्या होता है, सबका अभाव होता है, यानी कि अनुपस्थिति होती है इसकी, ये इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, ये कई बार आपको बता चुके हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये सब आपको लिखा भी चुके हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट में से आता है, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे। बढ़ेंगे आज के 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और आपको साइंस का मैराथन सेशन भी लिया गया है 3 घंटे लगातार, और उसमें आपको जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपके प्रश्न एग्ज़ाम में मिलेंगे ज़रूर। 5वें नंबर की जिसकी बात करेंगे, बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1956, बी है 1947, सी है 1990 और डी है 1969। तो जब बात आई है कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों का क्या पूछा गया है, राष्ट्रीयकरण, जो कि 1969 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। वहीं बात करें कि पूरा डेट की अगर बात करें तो 19 जुलाई 1969। ये देखिए बैंक वाले को ज़्यादा काम देगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ था, 14 वाणिज्यिक बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण, वाणिज्यिक को कहीं कहीं व्यावसायिक भी लिख सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन नहीं माइंड में क्रिएट कर लेना। और अगर बात करें, जब बैंक की बात आई है तो आप लोग को कई बार बताएं, तो आप लोग बताइएगा कि आरबीआई का गठन कब हुआ था। इसका जवाब आप लोग को देना है, चूँकि कई बार आपको हम बता चुके हैं। वही बात करें कि अगर भारत में पूछ दे कि वर्तमान में, एक लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि भारत में वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है, सार्वजनिक बैंकों की
संख्या कितनी है ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि मिलान कर लेना है। एक तरफ देख लेते हैं इसका हमसे क्या पूछ लिया गया है कि किससे मात्रक इसका समझिए पूछा गया है, कौन किससे संबंधित है। तो जड़त्व व आघूर्ण की अगर बात करेंगे तो ग्राम सेंटी स्क्वायर कहाँ है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ है, तो ये का हो जाएगा 3 नंबर। सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं और डेली आप लोग के लिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉक टेस्ट कराया जा रहा है इसी तरह का सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें। यंग मापाक ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि बी का हो जाएगा 4 नंबर। सी की अगर बात करें, सियांता ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो पॉइज से संबंधित, और काफ़ी बार पूछा भी गया है, खास करके बीपीएससी की पीटी में, तो ध्यान रखेंगे। सी का बात करेंगे तो 2 नंबर हो जाएगा। डी की अब जान जाते हैं बल का, तो बल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइन हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो डी का हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, वही बात करें, एक और यहाँ पर पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं जो कि पूछा हुआ प्रश्न है कि विकृति का क्या मात्रक होता है। किसका, तो विकृति का। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये बात जान गए, इसको नोट डाउन करते चलेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि आ गया है हमारा 7वां नंबर प्रश्न, और ये बीपीएससी की 17वीं एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और आपको हम पहले भी करंट अफेयर में अच्छे से पढ़ाए भी थे कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनेगा। चूँकि बिहार का पहला है, तो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है, मानवी मधु कश्यप, सिंधु कश्यप, गीता या फिर रीता कश्यप। तो आपको पता है कि कश्यप ही बनी है, इसलिए देखिए आपको ऑप्शन भी उतना ही क्लोज करके दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानवी मधु कश्यप, जो कि बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। इनका संबंध किस जिले से है, तो भागलपुर ज़िले से। ये भी पूछ सकता है कि किस ज़िले से है, तो भागलपुर ज़िले से है। इसको आप क्या करिएगा, बस ध्यान रखिएगा। वहीं आपको पता है कि इससे पहले 2021 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बिहार राज्य सरकार ने बीपीएससी को क्या किया था, पुलिस सेवा में तीसरा लिंग की भर्ती करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ेंगे, इसमें और कुछ खास जानकारी नहीं, चलिए बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर की बात करेंगे कि 8वां नंबर पे क्या पूछा गया, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, या फिर उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो भू स्थिर उपग्रह जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ये एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन आप लोग करेंगे, चूँकि पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। वहीं बात करें कि भू स्थिर उपग्रह तो जान गए कि पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। एक होता है कृत्रिम उपग्रह, जो कि समानता कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जिसमें पहला हो गया भूस्थैतिक उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा क्या हो जाता है, ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह, जो भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है आप लोग लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, वहीं बात करें कि ये
जो ये भूस्थैतिक उपग्रह हो गया, इसी का दिशा क्या हुआ, पश्चिम से पूरब हो गया। लेकिन जो ध्रुवीय उपग्रह हुआ, इसका दिशा जो होता है उत्तर से दक्षिण होता है। कहाँ होता है, इसका भी पूछ सकता है। तो जब उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो ध्रुवीय उपग्रह ध्यान रखना है। इसका आवर्त काल पूछा जाता है। तो अगर आपसे भूस्थैतिक या फिर भू स्थिर उपग्रह का क्या पूछ ले, आवर्त काल, आवर्त काल वो कितना होता है, तो 24 घंटा, 24 घंटा। लेकिन अगर ध्रुवीय उपग्रह का पूछे, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह का क्या आवर्त काल, तब क्या हो जाएगा, तब 100 मिनट ध्यान रखेंगे। कितना मिनट, तो 100 मिनट। ठीक है। और अगर बात करें भू स्थिर उपग्रह का कि उपयोग किस में होता है, उपयोग का, तो संचार में, दूर संचार में, दूर संवेदन में ध्रुवीय उपग्रह का ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आ गया है 9वां नंबर प्रश्न। और ये जो प्रश्न आया है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में हर परिवार पर औसत कितने चालू मोबाइल कनेक्शन हैं, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ पे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कर लीजिएगा, जो कि 2022-23 के अनुसार पूछ रहा है। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं कि क्या हो जाएगा, 2 से कम या फिर 2 या 2 से अधिक या फिर 1 से कम या 3 से अधिक। तो हर परिवार पर औसत कितने मोबाइल कनेक्शन हैं, तो 2 या 2 से अधिक चालू मोबाइल कनेक्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालांकि एक परिवार को सामान्यतः 5 सदस्यों के रूप में सूचित किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कितने सदस्यों के रूप में सूचित किया जा सकता है, तो 5 सदस्यों के रूप में सूचित किया जाता है। ये एक, चूँकि बिहार में लगभग हर परिवार की इंटरनेट तक क्या है, पहुंच है ही। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और रही बात, अगर आपको अभी साइंस का मैराथन कराया गया है, 3 घंटे का लगभग वीडियो है, आप लोग लगातार पढ़ाया गया है। आपको साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको उसमें कवर किया गया। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो जाके देख लीजिए। खास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती की 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी देखिएगा पूरा और अपना कमेंट दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास। आ जाएंगे आज के 10वें नंबर प्रश्न पर, और ये डेली रेगुलर सेशन आपके लिए चलता रहेगा। 10वां नंबर प्रश्न क्या आ गया है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। और रही बात और क्या पूछ सकता है, चूना पत्थर की बात आई है तो चूना पत्थर कैसा चट्टान है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। ठीक है। और ये किसका मुख्यतः बना हुआ होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको क्या लिखते हैं, रासायनिक सूत्र CaCO3। इसको संगमरमर भी कहा जाता है, चूना भी कहा जाता, चूना पत्थर तो जान ही गए, चौक भी कहा जाता है। ये सब आपको हम केमिस्ट्री में भी बता चुके हैं। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, हालांकि आपको पता भी होगा। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें कैमूर पठार की जब बात आई है तो देखिए कैमूर पर्वत जो कि भारत की विंध्य पर्वत
श्रेणी का क्या है? विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। कौन भाग है? पूर्वी भाग है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आ जाएंगे आज के 11वें नंबर प्रश्न को, और आप लोग ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपको इससे हेल्प मिल रही है या नहीं, कंटिन्यू वीडियो लाया जाए। कुछ तो आप लोग अपना रिस्पांस दिया कीजिए, इतनी अच्छी क्लास आपको दी जाती है। तो 11 नंबर की बात करें, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? मोस्ट प्रश्नों में से एक। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं है, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, बीपीएससी का दीजिए या फिर एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, हर किसी में ये प्रश्न कभी न कभी पूछा ही है। तो किसका विरोध हुआ था? ये हो जाएगा, किसका विरोध हुआ था? चौकीदारी का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चौकीदारी कर नहीं देने का क्या हुआ था? आंदोलन चलाया था। और इसका अगर आपसे पूछ दे कि चौकीदार करवंदी आंदोलन जिसको कहा गया आंदोलन, इसके प्रणेता कौन थे बिहार में? तो चौकीदार करवंदी आंदोलन के बिहार में प्रणेता की अगर बात करें तो कौन थे? अनुराग सिंह। नाम ध्यान रखिएगा, अनुराग सिंह। आपसे क्या पूछ ले, इसलिए हर छोटा छोटा पॉइंट को आपको लेके चलना है। और ये भी पूछ देता है कि ये किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 6 अप्रैल 1930 को शुरुआत हुआ था। और बात ही आया है नमक सत्याग्रह का, तो नाम तो आएगा ही कि नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। पहली बार बड़ी संख्या में महिला का भी भागीदारी इस आंदोलन में क्या हुआ था? सुनिश्चित हुआ था। बढ़ेंगे 12वां नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, शनि, बृहस्पति, बुध या फिर मंगल। तो जो प्रश्न अनुसार इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के निकटतम, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग शनि, बृहस्पति, बुध, मंगल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? मंगल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अभी क्या हो जाएगा? मंगल। और अगर शुक्र रहता तो सुख हो जाता। वहीं बात करें कि मंगल ग्रह की जब बात आई है तो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। शुक्र को क्या कहा जाता है? तो सांझ का तारा, सुबह, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब संज्ञा किसे प्रदान है? शुक्र को प्रदान है। चमकीला ग्रह आपको बहुत बार हम लिखा भी चुके हैं। वहीं बात करें कि मंगल ग्रह की अगर बात आई है, जिसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? अक्षीय झुकाव पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अक्षीय झुकाव। तो अक्षीय झुकाव जो मंगल ग्रह का है 25 डिग्री है। तो ये एक पॉइंट इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर इसको कहे कि व्यास कितना है मंगल ग्रह का, तो व्यास ध्यान रखिएगा 6796 किलोमीटर। हर छोटा छोटा जो पॉइंट बनता है वो आपको अच्छे से बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की ओर। और चैनल आपको कौन सा सब्सक्राइब करना है? सॉल्यूशन बाय पीजे। ध्यान में आपको बैठा लेना है, सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। 13 नंबर की बात करें, बीटी बैगन है,
हमसे क्या पूछ लिया गया है कि बीटी बैगन इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है बैगन की एक नई किस्म है, या फिर आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है। तो बैगन तो देखा है ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि ये है क्या, बैगन की देसी किस्म है या फिर जंगली किस्म है। तो बीटी बैगन जो है ये आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बस आप इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, इसको होता क्या है कि बीटी का टॉक्सिन क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट कर देता है। कौन सा, बीटी का टॉक्सिन। बीटी बैगन इसीलिए कहा गया है बीटी का टॉक्सिन। टॉक्सिन फसलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट कर देता है। जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी जाती है, और इसके साथ जो आपको पॉइंट लिखाया जाता है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आप लोग नोट डाउन किया कीजिए। और इसी तरह का प्रश्न का कलेक्शन आपको डेली दिया जाता है विद सॉल्यूशन। तो आप लोग को बस पढ़ना है और सपोर्ट करना है। कैसा वीडियो लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहें। चलिए आते हैं 14 नंबर को देखते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य फसल कौन सा था, ये हमसे पूछा गया है। तो हरित क्रांति की जब बात आई है तो पहला क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा कि नहीं जाना जाता है। भारत में पूछा गया है और आपको हम बताए भी हैं MS स्वामीनाथन को, और आप लोग पहले से भी इस चीज़ को जानते होंगे, MS स्वामीनाथन। वही बात करें मुख्य फसल हमसे पूछा गया है जो कौन सा हो जाएगा, तो गेहूं हो जाएगा। देखिए गेहूं में भी आपको यहाँ पहला क्या है, जैपोनिका चावल, तो ये तो होगा नहीं। डी में था भारतीय चावल, तो ये भी चावल से तो संबंधित था ही नहीं। तो ये सबको पता है कि मुख्य फसल गेहूं था, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन क्या आपसे कर दिया है, मैक्सिकन गेहूं या फिर एमर गेहूं। अब जिनको पता रहेगा वही इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये था मैक्सिकन गेहूं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए भारत में हरित क्रांति का जनक। विश्व में भी पूछा जाता है, तो विश्व का भी ध्यान रखना है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको जाना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को। तो दोनों नाम को ध्यान रखना है चूँकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। और ये बोरलॉग थे जो USA के कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि अमेरिका के, और इनको 1970 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था ये 1960 के दशक में हुआ था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ही हुई थी गेहूं के फसल से। ठीक है, आ जाएंगे अगले प्रश्न पे जो कि है 15 नंबर प्रश्न। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो ये कौन सा आता है, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल या कवक, या फिर जीवाणु और शैवाल, या जीवाणु और कवक, या फिर सिर्फ जीवाणु। तो ये जो आता है जीवाणु भी, सूक्ष्म शैवाल भी और कवक भी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। वहीं जब बात आई है जीवाणु की, तो आपको पता है कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन थे, तो ल्यूवेनहॉक। कौन थे, ल्यूवेनहॉक। और इसका क्या पूछ लिया जाता है, उपयोग की अगर बात करें जीवाणु के उपयोग का, तो जैसे क्या हो गया, दूध से दही बनाने में जो लैक्टोबाइलस होता है बैक्टीरिया, दूध से दही के निर्माण में,
पनीर आदि का निर्माण में क्या होता है, जीवाणु का ही तो प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म शैवाल जो हो गया, जैसे जीवाणु तो जान गए, सूक्ष्म शैवाल की अगर बात करें, सूक्ष्म शैवाल तो ये इससे क्या होता है, मृदा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो मृदा का निर्माण करता है। और लास्ट कौन हो गया, कवक। तो कवक की अगर बात कर लें तो कवक का उपयोग किस में होता है, काफ़ी बार पूछा गया, डबल रोटी बनाने में। किस में, तो डबल रोटी हो गया या फिर अल्कोहल हो गया, ये सब का निर्माण में इसका उपयोग किया जाता। और सारे आपको ये सब एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा। और ये सब प्रश्न भी क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अब एक प्रश्न है, आपको आंसर देना है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, चूँकि आपको हम कई बार बताए भी हैं। चलिए आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और सारे विषय के प्रश्न मिलेंगे आपको, डेली स्टैटिक जीके जीएस का, साथ ही साथ आपको हर महीने का करंट अफेयर भी कराया जाता है, वो भी फुल डिटेल्स के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस सेशन से संबंधित। 16 नंबर की बात है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था। ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख को, या फिर महादेव गोविंद रानाडे को, या ज्योतिबा फूले को, या बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को, जिनको किस नाम से जाना जाता था, तो लोकहितवादी। वहीं महादेव गोविंद रानाडे की बात करें तो इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो ये भी पूछा गया है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे। ज्योतिबा फूले की अगर बात कर ले तो ज्योतिबा फूले 1873 में किसका स्थापना किए थे, तो सत्यशोधक समाज का। जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बनता है वो सारा आपके बताया जा रहा है, सत्यशोधक समाज का। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था जो पूछा जाता है, गुलामगिरी। कौन सा पुस्तक, गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने ही किए थे। बात आई है जब बाल गंगाधर तिलक की, तो आपको पता है इनको लोकमान्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लोकमान्य, जो कि इनको उपाधि मिला हुआ था। और इन्होंने इनसे जो पत्रिका संबंधित थी, केसरी पत्रिका, मराठा पत्रिका, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा 17 नंबर प्रश्न। आप खुद देखिए कि एक प्रश्न में आपको कितनी सारी जानकारियाँ दी जा रही हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद यानी किसके तहत होती है, किसकी नियुक्ति, तो राज्यपाल का पूछा जा रहा है। 153 के तहत, 154 के तहत, 155 के तहत, या फिर 156 के तहत। तो ये जो नियुक्ति होती है राज्यपाल की 155 के तहत, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और राज्यपाल क्या होता है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। और हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, बिहार के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान। जिन्होंने किनकी जगह ले ली है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के, जो कि अब केरल के राज्यपाल बन चुके हैं। तो ये नई जानकारी अपडेट थी जो आपको बता दिया गया। वहीं बात करें कि अगर राज्यपाल पद का उल्लेख कहेगा तो किस अनुच्छेद में है, तो दूसरा कलर से लिख देते हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई परेशानी ना हो। जब पूछे कि राज्यपाल पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में हो जाएगा, तो 153 में, लेकिन नियुक्ति था इसलिए 155 में हो गया। ठीक है, 159 में क्या है, तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 161 में क्या है, तो राज्यपाल का क्षमादान। चूँकि राज्यपाल से संबंधित प्रश्न है इसलिए उसी को बताया जा रहा है। ठीक है,
चलिए बढ़ जाएंगे। अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ लिया गया है, और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आपके लिए लाया गया। और यकीन मानिए इतना मेहनत से आपको बताया जा रहा है, सेशन करवाया जा रहा है, आपको प्रश्न दिखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपके लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? बताइए, ये प्रश्न किस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है या नहीं पूछा गया है, आप लोग खुद देखिए। और रिक्वेस्ट रहेगा कि जो मैराथन क्लास कराया जा रहा है आप लोग उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जीवी मावलकर या फिर जीएमएस बालयोगी, मनोहर जोशी या फिर पीएम संगमा? तो ये कौन थे? जीवी मावलकर। सॉरी क्या पूछा गया? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यही गलती आप लोग को नहीं करना है। हम सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष समझ गए थे, इसलिए क्या मार रहे थे? जीवी मावलकर, जबकि हमसे पूछा क्या गया है? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष, जो कौन हो जाएंगे? पीएम संगमा। तो ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें कि ये जो थे पीएम संगमा 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे। कितनी बार? 8 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, तो इसको आप क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। वहीं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जो हम शुरू में आप लोग को बताने में बोल दिए जल्दी में, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। और प्रथम महिला में पूछेगा तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो उसमें भी ध्यान रखना है, मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। और जीएमएस बालयोगी की बात करें तो ये भारत के प्रथम सबसे युवा में थे। और क्या थे? दलित। प्रथम युवा और दलित लोकसभा अध्यक्ष थे। तो हर रूप को ध्यान से आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है और नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना। आएंगे 19 नंबर प्रश्न पे। 19वां प्रश्न कहा गया है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो किया है दक्षिणी कोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो करेंट अफेयर में बस ये क्वेश्चन आंसर आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि किसने उद्घाटन किया है। चूँकि ये और दक्षिण कोरिया में एक पॉइंट बस और क्या ऐड कर लीजिए कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला क्या बन गया है? दुनिया का पहला देश। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक है। दुनिया का पहला देश कौन है? तो दक्षिण कोरिया। ये एक पॉइंट इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और आएंगे अब 20वें नंबर प्रश्न पे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं। एक में है जकार्ता, दूसरा में है लागोस, तीसरा है ह्यूस्टन, चौथा है ढाका, 5वां है वेनिस। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। इनमें से कितने शहर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में डूबने का खतरा है? यानी ये करंट का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, जकार्ता भी हो जाएगा, लागोस भी हो जाएगा, ह्यूस्टन भी हो जाएगा, ढाका भी हो जाएगा और वेनिस भी हो जाएगा। ये पांचों जो है इस रिपोर्ट के अनुसार समुद्र में डूबने का खतरा है, ये सब सारे शहर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो ये आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। और जकार्ता की बात आई है तो आपको पता है कि जकार्ता हर साल, हर वर्ष 1 से लेकर 15 सेंटीमीटर, 1 से 15 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? समुद्र में डूब रहा है। ये डाटा है इसका, समुद्र में डूब रहा है। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट था। वहीं बात करें कि लागोस की अगर बात करें तो ये पश्चिमी अफ्रीका के नाइजीरिया देश का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। कौन? लागोस। तो अगर लिखना चाहें तो ऐड कर सकते हैं
कि लागोस जो है पश्चिमी अफ्रीका के क्या है, नाइजीरिया देश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। और इसमें एक वेस्टर्न जो है ये अमेरिका के टेक्सास राज्य का सबसे बड़ा नगर है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके। थैंक यू।